जब लॉ बढ़ रहा है उसके अनुसार जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हों, तो आईपीआर में जिस तरह की आप कह रहे हैं बढ़त हम देख सकते हैं आने वाले समय में, उसके लिए हम आज से ही क्या तैयारी करें? जी, अगर आप देखें तो आईपीआर में दोनों जुरिस्डिक्शंस हैं, सिविल जुरिस्डिक्शन भी है और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। और इस हिसाब से अगर आप देखें कि इन पूरे 6-7 जो डायमेंशन है आईपीआर के, जो अभी योगेश जी ने बताए, अगर उनमें आप देखें तो लिटिगेशन बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि नई आईपीआर पॉलिसी आएगी। प्रोटेक्शन जहां होता है, क्योंकि हर लॉ एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, जहां लायबिलिटी क्रिएट होती है वहां ग्रीवेंसेस भी होती हैं। जब ग्रीवेंसेस होती हैं तो लोग कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट जाएंगे, ये तैयारी आज से करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि कोई भी कानून आप बनाएं या कोई अमेंडमेंट करें, उसके प्रोपोर्शनेट या उस अनुपात में राज्य स्तरों पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। हमें ये देखना चाहिए हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की इशू हो या ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, हर स्टेट, इट्स नॉट ए नेशनल इशू, इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। तो हर स्टेट अलग तरह से पोजीशन है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। तो किसी स्टेट के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर दोनों, और इसके लिए मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मैन पावर की बात नहीं है, एक ट्रेंड मैन पावर की बात है। तो क्या जजेज हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो चैलेंजेस हैं कोर्ट्स में वो हैंडल करने के लिए तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन या नहीं? तो मुझे लग रहा है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत है, जो अभी जैसा जो जिक्र आपने जिस इंसिडेंट का किया उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो, और जो जुडिशियल रिफॉर्म हो वो इस सेक्टर से, इस आशय से हो कि कोई भी नया कानून लाए उसके साथ ही एक मेमोरेंडम में भी जाए कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन पावर है वो बिल्कुल उपलब्ध होना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, उस लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट। बिल्कुल, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हम जो कमर्शियल कोर्ट हैं उसमें भी इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा बताइए कमर्शियल कोर्ट और आईपीआर कैसे जुड़ता है? कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है 2015 वो इम्प्लीमेंट हो गया है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी 4 बेंचेस ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड जजेस भी चाहिए। अब जो हो रहा है कि एग्जिस्टिंग जजेस को कमर्शियल कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है, तो वर्कफोर्स नहीं इंक्रीज हो रही है और केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट जो लिटिगेशन हो रहा है और पेंडेंसी बढ़ने के तो बहुत चांसेस है। बट कमर्शियल कोर्ट का एडवांटेज ये है, कमर्शियल डिवीजन जो हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट हैज ओरिजिनल साइड और बॉम्बे, कलकत्ता जैसे देश के 5 जो हाई कोर्ट्स है उसमें ओरिजिनल साइड है। यहाँ पे अब अगर आप देखते हैं कि जो केसेस अभी लिटिगेशन जो हो रहा है, पेक्यूनियरी वैल्यू अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो कमर्शियल डिवीजन में आ जाएगा। तो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हाउ यू वैल्यू आईपी एंड इट विल, बट the advantage is that the time process will be faster. जी, लेकिन एक फैक्टर जरूर स्किल्ड मैन पावर भी है, और जो लोग वकालत करना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर है आईलेट यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनएलयू दिल्ली कंडक्ट करता है। तो प्रोफेसर वाजपेयी थोड़ा बताइए, इस साल तो 18,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे उसमें, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे अब जब 1 मई को ये एग्जाम है? तो जी, 1 मई को करीब हमारे 45 सेंटर्स पे कंट्री में ये एग्जामिनेशन, 49 सेंटर्स पे ये एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें करीब 18,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे। वेबसाइट पे हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। इस टेस्ट का स्ट्रक्चर है कि इसमें हमारे 5 पेपर होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, लीगल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है। 35 ईच एंड मैथमेटिक्स 10, सो 150 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। 150 क्वेश्चन 1 मई 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक एग्जामिनेशन है। उसमें सारा एग्जामिनेशन आपको उस बुकलेट पे करना है, वहां पे पेंसिल से सर्किल डार्क करने हैं आपको। सारी इंफॉर्मेशन हमने दी है, उसका कैलेंडर भी हमने अनाउंस किया है कि इसके रिजल्ट 15 मई तक आने की संभावना है और 15 जून तक एडमिशन प्रोसेस रहेगी। तो अमूमन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं एग्जाम के दौरान? जैसा आपने कहा कि पेन से नहीं, पेंसिल से मार्क करना है ओएमआर शीट पे। हाँ, ओएमआर शीट पे हम लोगों ने इसमें पेंसिल यूज करते, बॉल पॉइंट पेन और पेंसिल दोनों आपको इस्तेमाल करना, लेकिन बॉल पॉइंट पेन का सिर्फ इस्तेमाल अपना रोल नंबर और नाम लिखने में, वहां सेंटर का नाम लिखने में है। बाकी जो सर्किल डार्क करने, मैंने कई बार देखा है कि सर्किल आधे डार्क कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो छोटी कई बार आपको क्वेश्चन तो आपने सही जवाब तो दे दिया है, लेकिन जिस तरह से आपको उस पर सर्किल डार्क करना, क्योंकि ये सारा मशीन से रीड होता है, तो मशीन डजंट रीड इफ द सर्किल इज नॉट फुली डार्केंड। तो वो एक चीज बहुत देखने की है। दूसरी चीज ये है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स को बराबर तवज्जो देनी है।
اس میں چاہے ریزننگ ہو, چاہے انگلش ہو, چاہے, کیونکہ ایک بہت کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے. جی, کیونکہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, کیا کہیں گے ان کچھ دنوں میں اب کیا کرے ودیارتھی؟ دیکھیے, آپ جو فوکس جو ہمیشہ رکھتے ہیں, جیسے سر نے, پروفیسر واجپئی نے کہا کہ الگ الگ حصوں میں جو بٹا ہوا ایگزام, لیگل ایپٹیٹیوڈ ہے, لیگل ریزننگ ہے, اس پہ ایکول بل دے دے. اور جو آپ موک ٹیسٹ جو دیتے ہیں, جیسے جیسے ایگزامس آتے ہیں, موک ٹیسٹ ضرور دیجیے. لیکن تھوڑا ایک آدھ کوشچن دے کے بتا سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ٹائپ کیسے پوچھا جاتا ہے, اور کئی بار جلد بازی میں اس کو ٹھیک سے نہ سمجھوں تو میں آتا ہوا سوال بھی غلط کر سکتا ہوں. دیکھیے, ہر اس کی جو ایم سی کیوز جو پوچھے جاتے ہیں کسی بھی لا میں, چاہے وہ ٹارٹ میں پوچھیں یا کرمنل لا میں پوچھیں, تو آپ کو جنرلی اس طرح کے آپشن دیے جاتے ہیں جو کافی میچنگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں. میری ایڈوائز یہ ہے کہ اگر آپ نے پرنسپلس ٹھیک سے پڑھے ہوئے تو آپ اس سے مسلیڈ نہ ہو. کوشچن کو آپ کو پڑھنا پڑے گا, ٹائم ایسا کم نہیں رہتا, لیکن کوشچنس کی جو ڈیفیکلٹی لیول ہے, میں بتانا چاہوں گا, وہ مکسڈ ہوتی ہے. ایسا نہیں رہتا کہ سارے کوشچن بہت موسٹ ڈیفیکلٹ نیچر کے ہوں. میں نے زیادہ تر یہ پایا کہ کئی بار آپ بغیر کوشچن کو سمجھے آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو جنرلی آنسر تو انہی جو آپشنس ہیں انہی میں ہی ایک رہتا ہے, تو آپ کو ڈسرن کرنا پڑتا ہے. تو نیگیٹو مارکنگ بھی ہے پروفیسر واجپئی؟ ابھی نیگیٹو مارکنگ اس میں آئیلیٹ میں نہیں ہے, یہ ایک اچھی خبر ہے. تو آپ ایڈوائز کریں گے کہ سارے اٹیمپٹ کریے آؤ پھر؟ نہیں, سارے اٹیمپٹ کرنا چاہیے. میں یہی ایڈوائز کروں گا, سارے اٹیمپٹ کرنا چاہیے, لیکن دیکھ کے کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جیسا یوگیش جی ابھی کرے, جتنا آپ پریکٹس کریں گے اس میں دیکھیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, اسپیڈ اور ایکیوریسی. اسپیڈ تو چاہیے, ایکیوریسی بھی چاہیے ہے. اور میں نے جو پچھلے سالوں میں دیکھا ہے, بچے بہت اچھا کر رہے ہیں, اور جو لوگ اس میں نہیں بھی ہو پاتے, ایسا نہیں کہ وہ کسی طرح سے کمتر ہیں. یہ تھوڑی سی ایک لمیٹیشن سیٹس کی ہو سکتی ہے, ادروائز ایسی کوئی. چلتے یوگیش جی, تھوڑا بتائیے, جو ودیارتھی وکالت کرنا چاہتا ہے, کیا ایپٹیٹیوڈ ہے, کون بن سکتا ہے لائر؟ دیکھیے, یہ غلط فہمی ہے کہ جو اسرٹیو ہے زیادہ وہی لائر بن سکتا ہے. پکچروں میں ایسی امیج آتی ہے, پکچروں میں ایسی امیج دی گئی ہے, حالانکہ وہ ریئل لائف میں تھوڑے حد تک ٹھیک ہے. جہاں جہاں تھوڑے لٹیگیشن میں تھوڑے پوائنٹس وغیرہ اسٹریس کرنے ہوتے ہیں, آپ کو اسرٹیو ہونا پڑتا ہے. بٹ آج کل لٹیگیشن جو ہے, خاص کر کمرشل لٹیگیشن, انٹلیکچوئل پراپرٹی, this involves a lot of nuanced argumentation and articulation. اور کمرشل کوڈس کے تحت اگر آپ دیکھیں گے, وہاں پہ آپ کو اورل آرگومنٹس اور ریٹن آرگومنٹس ٹائم ڈیوریشن میں اور لمیٹڈ پیجز میں آپ کو ختم کرنے پڑیں گے. تب آپ کی جو ہے اسکل سیٹس, not just in relation to how you assert, but it's also important how you articulate. So وہ سب I think that is going to be a game changer. جی, تو بالکل ہمیں پوری امید ہے کہ 1 مئی کو جو ودیارتھی بیٹھ رہے ہیں آل انڈیا انٹرنس لا انٹرنس ٹیسٹ میں, وہ کول رہیں گے, کام رہیں گے, اور اپنا ایپٹیٹیوڈ جو ہے اسے پیپر میں بھی دکھائیں گے. اور آج وکالت پر اور خاص طور پر انٹلیکچوئل پراپرٹی لا پہ چرچا کرنے کے لیے یوگیش جی, پروفیسر واجپئی, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینکس.